हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। सो गाइस, आज है रविवार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स डाउट क्लास की एक और कमाल की वीडियो। अब पिछले कुछ 2-3 रविवारों से मैं ये संडे स्पेशल वीडियो नहीं डाल पा रहा था, कहीं बिजी था किसी काम में। इस बीच आपके इतने सारे मैसेजेस आए, इतने कॉमेंट्स आए कि सर वो संडे वाली वीडियो क्यों नहीं आई, आपने संडे वाली सीरीज बंद तो नहीं कर दी, प्लीज उसे लेकर आइए, वो बहुत अच्छी है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मुझे और मेरी संडे वाली सीरीज को इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड डोंट वरी, ये सीरीज कभी बंद नहीं होगी, बल्कि मैं तो इसे हमेशा अपग्रेड करने के बारे में सोचता रहता हूं ताकि रविवार को आपको इंग्लिश की ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके। सो फिलहाल एक बार फिर से आपने किए हैं प्यारे प्यारे कमेंट्स, मैं दूंगा उनके जवाब। अब कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, जो चीज लगी काम की उसे नोट कर लेना। सो पढ़ते हैं पहला कमेंट, यानी कि पहला सवाल। पहला कमेंट क्या है, देवंजन ने लिखते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिलैक्स एंड रेस्ट। रिलैक्स और रेस्ट में क्या फर्क होता है? वैसे तो रिलैक्स और रेस्ट दोनों का हिंदी में मतलब होता है आराम करना, और आप चाहें तो इन दोनों को एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप इन दोनों का गहराई से थोड़ा अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम होगा कि रेस्ट इस्तेमाल किया जाता है फिजिकली आराम करने के लिए, बॉडी को आराम देने के लिए, और रिलैक्स यूज किया जाता है मेंटली आराम करने के लिए, दिमाग को आराम देने के लिए। और एक और अमेरिकन वेबसाइट ने यह भी लिखा है कि रिलैक्स का मतलब होता है एक शॉर्ट टाइम के लिए आराम करना, बैठ जाओ फिर काम कर लेना, रिलैक्स हो जाओ। और रेस्ट का मतलब होता है एक लॉन्ग टाइम के लिए आराम करना, सो जाओ फिर आराम कर लेना। लेकिन आप चाहें तो इंडिया में दोनों का यूज एक दूसरे की जगह कर सकते हैं। अगला कमेंट क्या है, आर रहमान ने लिखते हैं हेलो सर, हाय रहमान, प्लीज टेक दिस क्वेश्चन। इस सवाल को ले लीजिए, ट्रांसलेट दिस हिंदी टू इंग्लिश। इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। तुझे दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। देखिए, अगर आप रहमान ये सोचते हैं कि इसमें दौड़ा दौड़ा कर जैसे हिंदी में 2 बार आया है, अंग्रेजी में भी 2 बार आना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हिंदी में बहुत बड़े होते हैं लेकिन अंग्रेजी में बहुत शॉर्ट में निपट जाते हैं। सो तुझे दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा या तुझे मैं दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा, इसको अंग्रेजी में आप 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला, आई बीट यू बैडली, आई विल बीट यू बैडली, या फिर आप इसे बोल सकते हैं आई विल थैंप यू, आई विल थैंप यू, जिसका मतलब होता है बुरी तरह से पीटना, दौड़ा दौड़ा कर पीटना। अगला सवाल पूछा है राजीव सर ने, लिखते हैं सर आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मैं वेस्ट बंगाल से हूं। आई एम योर बिग फ्रेंड, मैं आपका बड़ा दोस्त हूं। अच्छा, मुझे ही नहीं पता कि आप मेरे दोस्त हैं, चलिए आज से हम बेस्ट फ्रेंड्स हुए। सर व्हेन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ लीव कैन डू लीव एंड व्हेन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ लीव कैन डू लाइव। समझ गया मैं आपने क्या पूछा है। आपने पूछा है राजीव जी के जो LIVE होता है इसे कब लीव बोलना है और कब लाइव बोलना है, कब कब होगा ये। सो इसे समझने से पहले आपको वर्ब, नाउन एंड एडजेक्टिव की नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। फिर भी मैं बता देता हूं, देखिए LIVE अगर आप इसका इस्तेमाल एज अ वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड कर रहे हैं तो वहां पर उसकी हिंदी होगी रहना, और इसे पढ़ा जाएगा लीव, आई लिव इन दिल्ली या आई एम लिविंग इन दिल्ली। और अगर LIV का इस्तेमाल आप एज एन एडजेक्टिव कर रहे हैं या नाउन से पहले कर रहे हैं तो वहां पर इसे बोला जाएगा लाइव, दिस इज अ लाइव टेलीकास्ट। तो यह फर्क है दोनों में। अगला सवाल क्या है, DM मास्टर्स ने, लिखते हैं सर अपना वहां चलना तय है, इसे वी आर बॉर्न टू गो देयर के अलावा और कैसे बोलेंगे? मृदुल भार्गवा फ्रॉम MP, प्लीज रिप्लाई। सो मृदुल, आपने पूछा है कि अपना वहां चलना तय है या अपना वहां जाना तय है, जो भी है, वी आर बॉर्न टू गो देयर, इसको इसके अलावा और कैसे बोल सकते हैं? सो आप इसको 2 तरीके से बोल सकते हैं, जैसे वी आर श्योर टू गो देयर, वी आर श्योर हमें पक्का है, ये जाना तय है, टू गो देयर कि हमें वहां जाना है। या फिर आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज कंफर्म दैट वी विल गो देयर, इट इज कंफर्म, ये कंफर्म है कि हम वहां जाएंगे। सो ये 2 तरीके आप अपना सकते हैं। अगला सवाल पूछा है धर्मेंद्र उपाध्याय ने, लिखते हैं व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन गारंटी एंड वारंटी। गारंटी और वारंटी में क्या फर्क है? इस सवाल का जवाब मैं कई बार दे चुका हूं लेकिन फिर भी हर बार दे देता हूं ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो, वो इसके बारे में जाने। देखिए, कोई भी पुरानी चीज को अगर कंपनी ये वादा करती है कि खराब होने पर हम नहीं देंगे, इसे रख लेंगे, बदल कर देंगे, तो यानी उस चीज की वो गारंटी दे रहे हैं। और अगर कोई भी कंपनी कहती है कि ये चीज अगर खराब हो गई तो हम इसे रिपेयर करा कर देंगे, नहीं देंगे, इसी को ठीक करा कर देंगे, तो वहां पर कंपनी वारंटी दे रही है। सो ये फर्क होता है गारंटी एंड वारंटी में। अगला सवाल है शैलेश जोशी का, लिखते हैं आई एम आस्किंग फ्रॉम 5 मंथ्स, माय गॉड 5 महीने से ये पूछ रहे हैं, बट यू आर नॉट गिविंग आंसर, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हैं। इट्स माय लास्ट होप, ये मेरी आखिरी आशा है दैट यू विल आंसर, कि आप जरूर जवाब देंगे। मीनिंग ऑफ प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस का मतलब बता दीजिए। मैं मतलब तो बाद में बताऊंगा, सबसे पहले आई एम रियली सॉरी कि मैं 5 महीने से आपका ये सवाल देख नहीं पाया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिन पर मेरी नजर नहीं पड़ती है, उन सब से मैं माफी चाहता हूं। प्लीज आप सब्र रखा कीजिए,
इतना सारा सब रख लिया, अब क्या कहूं मैं। लेकिन फिर भी एक वीडियो में सबके क्वेश्चंस लेना पॉसिबल नहीं होता, हजारों क्वेश्चंस होते हैं, पर मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि उनको उनके कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब दूं। वापस आते हैं, प्रोमिनेंस का क्या मतलब होता है। सो शैलेश जी, प्रोमिनेंस का मतलब होता है मतलब फेम, यानी कि नाम हो जाना। कुल मिला के कहते हैं जैसे कि शोहरत हो जाना। ही गॉट प्रोमिनेंस, उसकी शोहरत हो गई, उसने शोहरत पाली, उसका नाम हर जगह फैल गया, एक तरह से पॉपुलर हो जाना। सो प्रोमिनेंस। अगला सवाल किया है शत्रुघ्न कुमार ने, लिखते हैं हेलो सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, माय नेम इज शत्रुघ्न कुमार, मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार है। माय क्वेश्चन, मेरा सवाल है दैट व्हाई रिटर्न ऑन अ मोटरसाइकिल शॉप, मोटरसाइकिल की दुकान पर क्यों लिखा होता है ऑटोमोबाइल। प्लीज 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 सर पिक माय क्वेश्चन, मेरा सवाल पिक कर लीजिए। पिक कर लिया, पिक की स्पेलिंग भी गलत लिखी है। सो आपने सवाल किया कि मोटरसाइकिल की दुकान पर ऑटोमोबाइल क्यों लिखा होता है, तो मैं आपको यहां पर एक चीज करेक्ट कर देता हूं आपकी, कि न सिर्फ मोटरसाइकिल की दुकान पर बल्कि कार वाले की दुकान पर, या ट्रक हो, या फिर बस हो, या फिर कोई भी व्हीकल हो, वहां पर दुकान पर आपको कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल लिखा हुआ दिख जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसे जानने के लिए आपको ऑटोमोबाइल का संधि विच्छेद करना पड़ेगा, दो टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। ये दो शब्दों से बना है, ऑटो और मोबाइल। अब ऑटो का मतलब होता है अपने आप चलने वाला, स्वचालित जिसे बोलते हैं, मतलब जो इंसान की पावर से ना चले, अपनी शक्ति से चले। और मोबाइल का मतलब क्या होता है, आपको लगेगा मोबाइल मतलब मोबाइल, लेकिन मोबाइल के कई अर्थ होते हैं। अपने आप चलने वाला भी मोबाइल होता है, उसको भी मोबाइल कहते हैं, जो चीज अपने आप चलती है, या गाड़ी को, वाहन को भी मोबाइल कहा जाता है। सो ऑटोमोबाइल का मतलब होता है स्वचालित वाहन, अपने आप चलने वाली गाड़ी। सो कोई भी ऐसी शॉप जहां पर ऑटोमोबाइल लिखा है, वहां पर उसका मतलब है कि यहां पर स्वचालित वाहनों की रिपेयरिंग, अब रिपेयरिंग चाहे वो खरीदे बेचे जाते हो, मैंने जोड़ दिया रिपेयरिंग क्योंकि उन्होंने शायद सही रिपेयरिंग शॉप पे देखा होगा, तो ये की जाती है, या फिर इससे रिलेटेड कारोबार होता है। अब कौन सी चीजें ऑटोमोबाइल के अंतर्गत नहीं आती है, तो रिक्शा जो खींचने वाला जिससे इंसान चलाता है वो ऑटोमोबाइल नहीं है, यानी कि वो अपने आप नहीं चल सकता है, इंसान की पावर से चलता है। साइकिल है वो ऑटोमोबाइल नहीं है। लेकिन जो भी चीज पेट्रोल, डीजल, बिजली, सीएनजी, इन सब से चलती है, या फिर किसी और ईंधन से चलती है, इंसान को सिर्फ बटन दबाने की जरूरत पड़ती है, सो वो ऑटोमेटिक चलती है, ऑटो चलती है, और वो एक वाहन है, एक मोबाइल है। सो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को या डीजल पेट्रोल वगैरह से चलने वाली गाड़ियों को ऑटोमोबाइल कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल पूछा है सुजीत गुप्ता ने, लिखते हैं सर यदि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ना हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। इस सवाल को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट शुरू में लाना पड़ता है, सब्जेक्ट एंड में ले जाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो क्या होगा। देखिए, इस सवाल में आपको यह भी लिखना था कि किस तरह का सेंटेंस आप पूछ रहे हैं। सेंटेंस हर तरह के अलग अलग तरीके से बनते हैं पैसिव में, फिर चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंपेरेटिव हो, ऑर्डर वाला हो, रिक्वेस्ट वाला हो। फिलहाल मैं आपको एक साधारण से वाक्य के बारे में ही बता देता हूं, अफर्मेटिव। जब कभी आपको लगे कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, आपका काम बन जाएगा। जैसे आई एम वॉचिंग, मैं देख रहा हूं, अब क्या देख रहा हूं, ऑब्जेक्ट नहीं है, सो ऐसी कंडीशन में इसका पैसिव होगा आई एम बीइंग वॉच्ड। आई वहीं का वहीं रहा, एम वहीं का वहीं रहा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई, पैसिव वाली बन गई। इज एम आर का इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग हो जाता है, और पैसिव में लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वर्ब भी चेंज हो गई। तो बस इतना ही करना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, लेकिन जो जहां पर है वो एज इट इज रहेगा। लेकिन ये सिर्फ सिंपल वाक्यों के लिए है। अब आप आगे अगले सवाल में पूछना किस तरह के वाक्य के बारे में आप पूछना चाहते हैं। अगला सवाल पूछा है उत्कर्ष तिवारी ने, लिखते हैं जय हिंद सर। जय हिंद जी। तुमने ही तो मुझे जीना सिखाया है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी सर। तुमने ही तो मुझे जीना सिखाया है, इसके लिए आप एक फ्रेज याद कर लो और वो है इट्स यू हु टॉट मी टू, इट्स यू हु टॉट मी टू। अब टू के बाद वो काम लगा दो जो भी चीज आपको सिखाई गई है, जैसे जीना, लीव, इट्स यू हु टॉट मी टू लीव, तुम ही तो हो जिसने मुझे जीना सिखाया है। इट्स यू हु टॉट मी टू वॉक, तुम ही तो हो जिसने मुझे चलना सिखाया है। इट्स यू हु टॉट मी टू स्पीक, तुम ही तो हो जिसने मुझे बोलना सिखाया है। मी की जगह आप फादर मदर भी कर सकते हैं। इट्स फादर हु टॉट मी टू स्पीक, पिताजी ही तो हैं जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया है। इट्स मदर हु टॉट मी टू ईट, माताजी ही तो हैं जिन्होंने मुझे खाना सिखाया है। तो अब आप इससे बहुत कमाल के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला सवाल पूछा है विनोद पटेल ने, लिखते हैं हेलो सर, मैं आर्यन, हाय आर्यन, ऊपर विनोद लिखा है। सर फास्ट फूड का क्या मतलब होता है। फास्ट फूड का क्या मतलब होता है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जो आपकी टेबल होती है उसे डाइनिंग टेबल बोलते हैं। अब लॉजिक यहां से आता है कि जो भी जिस तरीके का खाना आपकी डाइनिंग टेबल पर जल्दी आ जाए पककर, उसे फास्ट फूड कहा जाता है। अब जो होममेड फूड होता है, घर का खाना, उसको पकने में, तैयार होने में, डाइनिंग टेबल तक आने में टाइम लगता है। लेकिन जो फास्ट फूड होता है वो चाहे आप बाहर से मंगाए या आपके घर में पैक्ड कुछ चीजें आती हैं, फ्रिज में रखी हुई है, बस उबालो घोलो हो गया, तो वो जल्दी तैयार हो जाती है। तो बाजार की जो चीजें होती है खाने पीने की, वो थोड़ा जल्दी डाइनिंग टेबल पर आ जाती है। बनने में टाइम लगे ना लगे वो अलग बात है, लेकिन
जल्दी डाइनिंग टेबल पर आ जाती है, इसीलिए उनको फास्ट फूड कहा जाता है। और जो देर में आती है वो घर की चीजें होती है, उन्हें हम होममेड फूड कहते हैं। अगला सवाल पूछा है पूजा पटेल ने, लिखती हैं सर सुनना को लिसन एंड हियर कहते हैं, तो सुनाना को क्या कहते हैं? सर आप बहुत क्यूट एंड फनी पढ़ाते हैं, थैंक यू। पूजा, सुनाने को इंग्लिश में कहते हैं टेल, TELL। टेल माने बताना भी होता है, सुनाना भी होता है। I'll tell you a story, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। Why are you telling me this? तो मुझे ये क्यों सुना रहे हो? So tell का इस्तेमाल आप सुनाने के लिए कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा है मनिक कुमार ने, लिखते हैं हेलो हाउ आर यू सर, आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। सर माय क्वेश्चन इज, मेरा सवाल है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। व्हाट विल बी द इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी? प्लीज 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 टेल मी, मुझे बताइए। आई सर्च, मैंने इसे तलाशा इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस की इंग्लिश को इन द गूगल पर, बट आई डिडंट गेट, लेकिन मुझे नहीं मिली। एंड थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया बिकॉज यू गैव मी आंसर ऑफ माय 2 क्वेश्चंस। थैंक्स ऑल सर। ओके, सवाल है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसे देखिए आप एक तो ऐसे ही बना सकते हैं, टू विन समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग, टू विन समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। ये एक लॉजिकल हो गया, मतलब इसकी ट्रांसलेशन हो गई। बट अंग्रेजी में इसके लिए एक फ्रेज है और वो है नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन यानी जब तक दर्द नहीं सहोगे तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। तो कुल मिलाकर यही है कि दर्द सहना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा, सुकून को खोना पड़ेगा, तभी गेन होगा, तभी कुछ हासिल होगा। सो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है के लिए आप नो पेन नो गेन का यूज कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा है संजीवनी रजावत ने, लिखती हैं उसने मेरा कान खींचा, सर इसकी इंग्लिश क्या होगी? देखिए बॉडी के किसी भी पार्ट को खींचने के लिए पुल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गाल हो, बाल हो, हाथ हो या फिर कुछ भी हो, खींचने के लिए पुल का इस्तेमाल करेंगे, वैसे ही कान के लिए करेंगे पुल। अब क्योंकि यहां पर है उसने मेरा कान खींचा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पुल की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, ही पुल्ड माय ईयर, उसने मेरा कान खींचा। और लड़की है तो शी पुल्ड माय ईयर। अब आप इसके इस्तेमाल से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। अगला सवाल पूछा है प्रशांत मिश्रा ने, लिखते हैं मेरे मुंह ना लगो। ट्रांसलेशन यानी कि इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी? मेरे मुंह ना लगो, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी डोंट किस मी। नहीं, ये ट्रांसलेशन नहीं होगी, मैं बताता हूं, एक मिनट। देखिए मेरे मुंह ना लगो यानी मेरे मुंह मत लगो। जब भी हम गुस्से में होते हैं, कोई हमसे उलझ रहा होता है, तो हम उससे कहते हैं मेरे मुंह मत लगो। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं मुझसे उलझो मत। सो इसे अंग्रेजी में कहेंगे डोंट मैस विद मी, डोंट मैस विद मी यानी मेरे मुंह मत लगो, मुझसे मत उलझो। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी गुस्सा हो, किसी से लड़ाई पर उतारू हो और आप कहना चाहते हो मुझसे मत उलझो, मेरे मुंह मत लगो वरना फोड़ दूंगा, सो आप कह सकते हैं डोंट मैस विद मी। सो ये थी आज की संडे वाली क्लास। आई एम श्योर कि आपको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि आपको हमेशा मजा आता है और कमाल कमाल की इंग्लिश की नॉलेज भी मिलती है। आप भी पूछ सकते हैं अपने सवाल, बस मेरी किसी भी वीडियो में आपको अपना सवाल पूछना है, आई मीन टाइप करना है और उसके नीचे लिखना है #AskSartajSir। मैं फिर पूरे हफ्ते के अंत में वो आपके सवालों को इकट्ठा करूंगा, फिर संडे वाली वीडियो में आपके सवालों के जवाब दूंगा। जिनके जवाब नहीं दे पाए कोशिश करूंगा कि उनके कॉमेंट में ही जाकर लिखकर उनको जवाब दूं। सो ऐसे ही प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करते रहा कीजिए, वीडियो को देखते रहा कीजिए। इस वक्त सीरीज चल रही है 5 दिन वाली कॉमन एरर वाली, वो प्लीज वो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको वीडियो के मेरी चैनल पे मिल जाएगी, तो वो कॉमन एरर वाली वीडियोस जरूर देखिएगा। बस 5 है, अभी कुछ आ गई है, कुछ आनी बाकी है। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा और जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।